नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात 8 बज चुके हैं। बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 40वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज हम बात करेंगे विदेशी बैंकों की नज़र भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर। यस बैंक को मिला नया एमडी एंड सीईओ, और रिजर्व बैंक देगा मुआवजा, कंपनसेशन, अगर आपसे पहली बार हुआ डिजिटल फ्रॉड से नुकसान। और स्टेट बैंक ने किया अपने अधिकारी को सस्पेंड, और स्विफ्ट जल्दी ही नए फ्रेमवर्क को लेकर आने वाला है। तो इन विषयों पर बात करते हैं। आशा है आपको पिछले एपिसोड भी पसंद आए होंगे, और पिछले सप्ताह रही इन चर्चाओं पर हम बात करते हैं शुरू। सबसे पहले भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भारत की 2047 तक विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जहां सरकार सरकारी बैंकों को रिफॉर्म करने की तैयारी में है, वहीं विदेशी बैंकों की नज़र भी देश में बैंकिंग सेवाएं देने को है। जापान के बैंक हों या मिडल ईस्ट के बैंक हों, वो यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनको अभी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। वोटिंग राइट को होके उनके बाकी और लिमिटेशंस हैं, और उनको लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनको जो इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न मिलना शुरू हो। लेकिन इस सब के बावजूद ये बैंक जो है, चाहे बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में निवेश करने के लिए तैयार हैं। और सरकार का भी कहना है कि एफडीआई के ऊपर सरकार नियमों में बदलाव करेगी, लेकिन ये भी ध्यान रखेगी कि इन बैंकों को जो यहाँ निवेश करेंगे उनको वोटिंग राइट में लिमिटेशन हो, ताकि सरकार का और देश का जो है कंट्रोल यहाँ के बैंकों पर रहे। तो अभी देखना होगा कि कौन कौन से बैंक जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है उनको सरकार अलाउ करती है। वहीं पुराने एस्टेब्लिश्ड जो बैंक थे, चाहे सिटी ग्रुप हो या डेस्टू बैंक हो, वो अपना ताम झाम समेट रहे हैं। यानी उन्होंने अच्छी कमाई यहाँ से कर ली है। उनको लगता है कि अब देश में जो सरकारी बैंक भी रिटेल क्षेत्र में आ गए हैं, तो उनकी जो सर्विसेज हैं यहाँ ज़रूरत नहीं है, या वो यहाँ से और मुनाफा नहीं कमा सकते, तो वो अपना यहाँ से दुकान को बंद करके वापस जाने की तैयारी में है। यस बैंक जो पिछले काफ़ी समय चर्चा में रहा, ऑपरेशंस के कारण, उस बैंक को मिल गया है एक नया एमडी एंड सीईओ, श्री विनय मुरलीधर टोंसे, जो कि पूर्व में स्टेट बैंक के एमडी रहे हैं, और एक लंबा अनुभव है उनको बैंकिंग क्षेत्र का, और बैंकिंग में भी अलग अलग क्षेत्रों का। 12 मार्च को वो बैंक को ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो एमडी का दायित्व है वो 6 अप्रैल को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 5 अप्रैल तक पुराने जो एमडी हैं वही अभी वर्किंग में हैं। तो यस बैंक में जो पीछे कमियां दिखी या एनोमलीज दिखी, उसको उम्मीद की जा रही है कि एक बड़े वाइटल एक्सपीरियंस के एमडी जो हैं वो यस बैंक को आगे ले जाने में और जो कमियां हैं उसको दूर करने में सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं
विनय मुरलीधर को और यस बैंक को भी कि वो जो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं थी उसको वो ठीक करने में सफल होंगे। अभी रिजर्व बैंक देने जा रहा है ग्राहकों को एक नए तरह का कंपनसेशन। जी हाँ, यदि आपके द्वारा कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हुए फ्रॉड हो जाता है, आप कहीं फंस जाते हैं और उसकी राशि 50,000 रुपये तक है, तो आपको रिजर्व बैंक मुआवजा देगा मैक्सिमम 85% या 25,000, जो भी अधिक है। अब इस मुआवजे को देने का पर्पस जो है रिजर्व बैंक का कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, डिजिटल बैंकिंग से डरे नहीं, वो सावधानी से उसको ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल ट्रांजैक्शन का ही है। लेकिन सावधानी के साथ अगर करते हैं तो हम किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर दुर्घटनावश ये फ्रॉड हो जाता है, चाहे आपकी ही गलती है, फिर भी बैंक आपको कंपनसेशन देगा। और ये जो कंपनसेशन है, इसमें 3 बैंक यानी रिजर्व बैंक, आपका बैंक और जिस बैंक में ये फ्रॉड हुआ है यानी जहाँ पैसा गया है, वो तीनों मिलकर आपको ये राशि का भुगतान करेंगे। उस कंपनसेशन का 65% रिजर्व बैंक देगा और 10% बैंक और जो जिस बैंक में फ्रॉड हुआ है वो मिलकर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको तुरंत जो नेशनल पोर्टल है साइबर क्राइम का, वहाँ रिपोर्ट करना होगा, 1930 पे करना होगा और विदिन 5 डे आपको बैंक को उसको प्रॉपर सूचित करना होगा, तो ये आपको जो कंपनसेशन मिल जाएगा। और यदि बाद में वो फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, वो पैसा बच गया, वो होल्ड हो गया, वापस आ गया, तो जो पैसा आपको मिल गया है, बाकी जो टोटल पैसा नुकसान था उसका डिफरेंस भी आपको दे दिया जाएगा। तो एक राहत उन लोगों को जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हुए डरते हैं। अब जब बात डिजिटल ट्रांजैक्शन की हो रही है, फ्रॉड की हो रही है, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में KYC के ऊपर स्ट्रेस किया है, जोर दिया है कि KYC हो, ताकि प्रॉपर KYC हो और जिसके कारण कि फ्रॉड को रोका जा सके। अब बैंकों ने KYC और फिर KYC, फिर CKYC, यानी अभी लेटेस्ट जो है सेंट्रलाइज KYC का जो पोर्टल है, उसके ऊपर ग्राहकों की जानकारी डालनी शुरू की है। हालांकि बैंकों को कहा गया है कि वो उसका कस्टमर का कंसेंट भी लें और वेरीफाई करें दोबारा से डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जो कस्टमर है कहीं वो फोर्ज तो नहीं है, वो गलत तो नहीं है, और उसकी जो नई जानकारी है वो भी आ जाए, ताकि एक बार वो CKYC पोर्टल पर चला गया तो ऐसा सभी डाटा सुरक्षित होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बैंक उसको जिस तरह से सीरियस लेना चाहिए वैसे नहीं ले रहे। वो सिर्फ कंप्लायंस के नाम पर अपने स्टाफ को दबाव डालकर बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कस्टमर अप्रूवल के लिए करने के लिए कह रहे हैं। अब उसमें एक स्टेट बैंक की घटना सामने आई है जो निश्चित रूप से निंदनीय भी है और उचित भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, फ्रॉड से बचने का मामला है। प्रधानमंत्री जी का भी कंसर्न है, तो स्टेट बैंक ने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है कि उसने इस प्रकार के जो ऑर्डर थे उसको उच्च अधिकारियों को बताया कि किस प्रकार से बैंक जो है, जो कंप्लायंस है वो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से ना होकर फर्जी कंप्लायंस करने के लिए कह रहा है। तो आप भी यदि बैंकर हैं
तो किसी दबाव में कोई इस प्रकार का कंप्लायंस नहीं करें, क्योंकि बाद में अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्योंकि आपने वो जो भी डाटा है उसको पोर्टल पे डाला है तो आप उसके जिम्मेवार हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी ऐसे कंप्लायंस को जो जोर ज़बरदस्ती से या अनऑथराइज तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है उसको सोच समझकर आप मना कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए यूनियंस को भी आगे आकर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। अब जब बात डिजिटलाइजेशन की हो रही है, सारा जो काम है वो डिजिटल हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, देश में भी हो रही हैं, विदेश में भी हो रही हैं, और उसमें विदेशों को फंड भेजने का एक सिस्टम है, पोर्टल है स्विफ्ट के नाम से, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके माध्यम से बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक ग्राहकों को पैसा जो है वो सुरक्षित और जल्दी भेजने का काम करते हैं। लेकिन अभी SBI, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक भी मिलकर इस सॉफ्टवेयर को इस नए नेटवर्क के रूप में तैयार कर रहे हैं ताकि और सुरक्षित, सरल और फास्ट और सस्ता लोगों का जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो सके एक बैंक से दूसरे बैंक, यानी देश से विदेश, एक देश से दूसरे देश। तो निश्चित रूप से ये प्रयास जो है ये सराहनीय है। जून में उम्मीद की जा रही है कि 25 बैंक देश के इससे जुड़ जाएंगे और सस्ता और तेज फंड ट्रांसफ़र हो पाएगा, लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा। तो आज की बैंकिंग की बात में इतना ही। अगर विषय अच्छे लगे हों, एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ के एपिसोड में। नमस्कार।